पड़ता है। किसी पेशेंट का डायलिसिस क्यों किया जाता है? क्या दिक्कत आती है पेशेंट को कि डायलिसिस की जरूरत पड़ती है? कौन बताएगा? किसी पेशेंट को डायलिसिस की कब और क्यों जरूरत पड़ती है? जब किडनी फंक्शन अच्छा से नहीं कर पाता है तब। क्यों, क्या दिक्कत आती है उसमें? इससे जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, क्रिएटिनिन हो गया, सोडियम, ऐसे मात्रा जो होते हैं अधिक या कम हो जाते हैं तब। अधिक या कम हो जाते हैं तो वाह। और कोई कुछ बताएगा? अधिक होते हैं कम होते हैं, है? देखो एक तो किसी को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, किसी को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन अगर लग जाए, ठीक, तो इन्फेक्शन से भी किडनी क्या होती है? खराब हो जाती है। ठीक। नंबर 2, किडनी किसी किसी का जन्मजात खराब होता है, पता है? किसी किसी में एक ही किडनी पाई जाती है ना? किसी की किडनी में एट्रोफी हो जाती है, ठीक। और किसी किसी की जो किडनी है ना वो सिकुड़ जाती है, या किसी की किडनी में क्या हो जाता है? ग्लोमेरुलाई क्या होती है? ग्लोमेरुलाई जो फिल्टर करती है यूरिया क्रिएटिनिन या और सब चीजों का, बेस्ट चीजों का, वो क्या होती है? उनकी खराब हो जाती है ना? छानने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है। तो इस हालत में फिर क्या होता है? यूरिया और क्रेप्टिन ब्लड में चल जाने लगता है। कहाँ पे? जब किडनी इम्पेयरमेंट में होगी, किडनी क्या होगी? इम्पेयरमेंट में होगी, यानी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो ठीक से पेशाब नहीं होगा। ठीक। दूसरा क्या है कि अगर पेशाब नहीं होगा तो फ्लूइड कहाँ को जाएगा? ब्लड में ही रह जाएगा, शरीर में रह जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा, है ना? और उससे जो निकलने वाले बेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे यूरिया है, क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड, ये सब निकलता है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, सब निकलता है यूरिन के रास्ते। तो क्या होगा? ये सब अंदर ही होने लगेगा। तो क्या क्या हो सकता है? एक तो यूरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? यूरीमिया हो जाएगा। ठीक। मेन इंडिकेशन पूछ रहा है कि क्या है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। ठीक। तो क्रेटिनिन अगर बढ़ा हुआ तो क्या होगा? क्रेटिनिन अगर बढ़ा हुआ तो क्या होगा? डायलिसिस होगी। यूरिया बढ़ी होगी तो क्या होगा? डायलिसिस होगी, है ना? यूरिया कभी कभी डिहाइड्रेशन में भी बढ़ जाती है। ठीक। किडनी हमारी इम्पेयरमेंट कब हो जाती है? जब डिहाइड्रेशन होता है, तो भी हमारी किडनी क्या होती है? श्रिंक हो जाती है। क्या होती है? श्रिंक हो जाती है, यानी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसका, क्योंकि किडनी को ढेर सारा पानी चाहिए छानने के लिए, है ना? किसी भी छन्नी को, किसी भी चीज को छानने के लिए, साफ करने के लिए ढेर सारा पानी होना चाहिए। अब पानी अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? किडनी को पानी नहीं मिलेगी, तो क्या करेगी? वो ब्लड को छानना शुरू कर देगी। समझ में आया? तो किडनी खराब होने की संभावना यहाँ भी बढ़ जाता है अगर किसी को पानी कम पी रहा है तो, है ना? तो फर्स्ट जो होता है कि क्लिनिकल साइन अगर किसी का होता है तो क्या होता है कि थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? प्यास। अगर किसी को प्यास ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब उसकी किडनी क्या मांग रही है? पानी मांग रही है। ठीक। किडनी को अगर पानी नहीं मिलेगा किसी भी अवस्था में, तो हमारे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था भी बनाई गई है कि उसके लिए एक टैंक बना हुआ है। यूरिन ब्लैडर क्या है? टैंक है ना? तो कभी इमरजेंसी में, कभी कभी जब इसको पानी नहीं मिलता है तो ये रिटेन करती है। क्या करती है? वाटर का रिटेंशन करता है किडनी, है ना? तो रिटेन कर लेती, फिर से उसी को छान करके पानी को मेंटेन कर देती है हमारे शरीर में। ठीक। और क्या काम करती है? इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करती है। ठीक। ऐसी अवस्था में अगर इन सब चीजों में कोई दिक्कत आती है, तब हमें क्या करना पड़ता है? डायलिसिस करना पड़ता है। ठीक। अगर यूरिन ठीक से आ भी रहा है और यूरिया क्रिएटिनिन अगर नहीं छन रहा है तो क्या होगा? उसके ग्लोमेरुलाई में कोई दिक्कत है, उसके फिल्ट्रेशन में कोई दिक्कत है, तभी नहीं हो रहा है। ठीक। किसी को यूरिन एकदम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको फ्लूइड की बहुत ज्यादा कमी है। फ्लूइड की कमी को कैसे जानेंगे? अगर फ्लूइड ज्यादा है और नहीं निकल पा रहा है तो क्या करेंगे? कोई फ्लूइड नहीं देंगे। सिर्फ डिहाइड्रेशन की स्थिति में मरीज को फ्लूइड दे करके उसकी किडनी को नॉर्मल किया जा सकता है ना? खाली पानी से।
किसी पेशेंट को या कोई भी इंसान ठीक से पानी पीता रहेगा, पानी कभी कमी नहीं होगा, तो वो जल्दी किडनी उसकी खराब नहीं होगी, है ना। ऐसी अवस्था में किडनी खराब होती है जब उसको पानी नहीं मिलता है, या किसी कारणवश कोई इन्फेक्शन ऐसा लग जाए जो जाकर किडनी को इफेक्ट कर दे, तो हमारी किडनी खराब हो सकती है। या कभी कभी किडनी क्या होती है, श्रिंक होती है, उसके बाद में एट्रोफी हो जाता है। ठीक है, तो क्या नौबत आ जाता है, किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ जाती है। समझ गए ना। तो उसमें देखना होता है किडनी हमारी कितनी % खराब हो चुकी है। बात समझ में आ रही। तो अगर अब ये मान लेते हैं कि किडनी पेशाब नहीं बना रही है, तो नहीं बना रही तो क्या करेंगे, एक तो ये होता है कुछ हम डायरेक्टिक्स देंगे, जैसे लूप डायरेक्टिक है ना, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेक्टिक है। ये सब डायरेक्टिक हम देते हैं कि किडनी हमारी क्या करे, फिर से पेशाब बनाना शुरू कर दे। नंबर 2, अगर उसके बाद भी नहीं बना रहा है तो क्या करना रहता है, डायलिसिस, है ना। डायलिसिस में एक तो हम लोग बेसिक जो डायलिसिस करते हैं, हीमोडायलिसिस करते हैं। कौन सा, हीमोडायलिसिस। हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड, है ना। तो हम ब्लड से उसका क्या करते हैं, डायलिसिस करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें भी हम कैसे कैसे डायलिसिस करते हैं, एक तो सेलेक्ट डायलिसिस होता है। ठीक, सेलेक्ट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, मशीन को घुमाते हैं और यूरिया केराटिन को छान देते हैं। जो पंप होता है उसमें डायलेजर लगा होता है, जिसका काम है यूरिया केराटिन को छानना। वो लगातार क्या करता है, यूरिया केराटिन को छानता रहता है। कोई फ्लूइड रिटेंशन नहीं होने के नाते हम कोई फ्लूइड उसमें नहीं निकालते हैं। समझ गए। उस पेशेंट में जिसमें फ्लूइड की मात्रा ज्यादा है, पेशाब बन नहीं रहा है और पेशाब उसको हो नहीं रहा है, फ्लूइड अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर ढेर सारा फ्लूइड भर जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम डायलिसिस के दौरान उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कितना करते हैं, बॉडी वेट के अनुसार। जैसे मान लेते हैं नॉर्मल बॉडी वेट हमारा 60 किलो रहता है, अब 4 दिन से पेशाब ना आने की वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, इसकी वजह से हमारा वजन बढ़ के 70 kg हो गया, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें से फ्लूइड को हम क्या करेंगे, कम करेंगे, है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेट करेंगे, जिससे हमारा बॉडी फ्लूइड कम हो जाए और थोड़ा सा हमारे किडनी पे क्या हो जाए, असर कम हो जाए। समझ गए ना। और जो भी गंदगी है वो बाहर निकल जाए। ठीक, तो जब किडनी हमारी काम नहीं करती तो कौन काम करता है, डायलिसिस काम करता है। ठीक, अब कभी कभी ये होता है डायलिसिस आदमी कब तक कराएगा, कोई यंग पेशेंट है और भी उसकी लाइफ 20-22 साल है, 30 साल है, 40 साल है, अभी लंबे समय तक जीना है उसको, तो डायलिसिस में बहुत दिन तक वो नहीं जी पाएगा, है ना। क्या करते हो, दूसरा ऑप्शन क्या है, सर्जिकल, कि जब हम फिर क्या करें, किडनी का ट्रांसप्लांट करा दे। ठीक, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगी तो किडनी उसकी फिर ठीक से काम करेगी। ये सबको पता है ना कि एक ही किडनी पे पूरी जिंदगी जा सकता है, किसको किसको पता है, मात्र एक किडनी से पूरी लाइफ जिया जा सकता है। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बशर्ते ये है कि किडनी हमारी नॉर्मल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। और उसके साथ में हमारा खान पीन कैसा होना चाहिए, वो भी ठीक होना चाहिए। समझिए ना। एक किडनी पे जीवन संभव है, ऐसा नहीं है कि ये किडनी पे आदमी नहीं जी पाएगा। ठीक, तो किडनी कोई भी दान कर सकता है। ठीक, किडनी ट्रांसप्लांट करके आदमी एक आदमी दूसरे आदमी को जीवन दान दे सकता है। ठीक, ऐसे में हमें डायलिसिस करने के लिए कौन कौन से साधन होते हैं। डायलिसिस एक तो हम फेमोरल लाइन से कर देते हैं, फेमोरल सबको पता है, पैर से। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि फेमोरल से हम कितना करेंगे, 1 बार किए, 2 बार किए, 4 बार किए, ज्यादा छेदेंगे तो पैर खराब हो जाएगा, उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई वहां से गड़बड़ हो जाएगी, गांठ पड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। तो क्या है ऑप्शन, कि लगातार हम पैर से 2-4 डायलिसिस करा सकते हैं, उसके बाद नहीं करा सकते। ठीक, समझ गए ना। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम जुगुलर, इंट्राजुगुलर गर्दन में एक नली डाल करके यहाँ से इसको महीने से 2 महीने 3 महीने तक इससे काम चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या ऑप्शन होता है, उसके बाद ऑप्शन होता है कि हमें परमाकैट डलवा लेना चाहिए। परमाकैट यहाँ पे डलता है, सर्कलएवियन, है ना। तो ये कब तक चलता है, साल 6 महीने से कम 1 साल 1.5 साल तक चलता है। ठीक है, लेकिन इसकी भी लंबी लाइफ नहीं है। उसके बाद में एक आता है फेस्टुला। फेस्टुला हमारे यहाँ पे बन जाता है, रिस्ट में या 4 आर्म के पास में बनता है। इसमें क्या होता है कि एक आर्टरी और एक वेन को काट करके जोड़ दिया जाता है।
जिससे वहाँ पे एक जंक्शन बन जाता है और वहाँ का ब्लड सप्लाई तेज हो जाता है, ठीक, जिससे हम सारी जिंदगी वहीं से क्या करते हैं, डायलिसिस किया जा सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, फेस्टुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस्टुला। तो ये लाइफ टाइम तक चल सकता है, लेकिन आपको सारी जिंदगी डायलिसिस करानी पड़ेगी। तो ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं है, लेकिन यह है कि सभी ऑप्शनों से ठीक ऑप्शन है। उसके बाद में सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी खराब हो गई तो किडनी को हमें क्या करना चाहिए, ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, है ना। या ट्रांसप्लांट जब तक नहीं करा पा रहे तब तक हमें फीमोरल से नहीं, जुगुलर से नहीं, सबक्लेवियन से नहीं, या तो हमें फस्टुला बनवा ही लेना चाहिए। फस्टुला सबसे सेफ होता है। क्या होता है? सबसे सेफ होता है, क्योंकि अगर पैर से जितनी बार करेंगे तो एक तो नुकसान होगा, चलने फिरने में दिक्कत आएगी, दूसरी बार 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 पोंछना पड़ेगा, तीसरी बार इन्फेक्शन के सोर्स ज्यादा रहेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि जब हम जुगुलर से करते हैं तो जुगुलर में और सावधानियां हैं। जुगुलर सीधा स्प्रेड हो जाएगा, हमारे कोई भी इन्फेक्शन तो सीधा हार्ट के रास्ते पूरे शरीर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट का ही काम है कि पूरे ब्लड को पूरे शरीर में दौड़ाने का काम किसका है? हार्ट का। तो साथ साथ इन्फेक्शन भी दौड़ेगा ना पूरे शरीर में, तो ये चांस ज्यादा होता है जुगुलर का, ठीक। तो ये भी ठीक ऑप्शन नहीं है। सबसे बढ़िया ऑप्शन फिस्टुला बनवाइए या उसके बाद में ट्रांसप्लांट कराइए, यही तरीका सबसे अच्छा तरीका है, ठीक। क्यों? क्योंकि जब बॉडी का रीअब्जॉर्प्शन होता है, किडनी जब करती है तो ये बहुत सारी चीज को बैलेंस करती है। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, लैक्टेट है, बाइकार्ब है ना, फास्फेट है, सभी तरह की चीजों को ये क्या करती है, बैलेंस करती है ना। सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कौन करता है? कौन बताएगा? एल्डोस्टेरॉन। समझ गए ना, सबसे ज्यादा पानी का और सोडियम का एब्जॉर्प्शन वही करता है, एल्डोस्टेरॉन। समझ गए ना। तो सब बैलेंस करेगा कैसे, जब तक हमारी किडनी नॉर्मल नहीं रहेगी। तो जब वो नहीं बैलेंस कर पाती तो हमें डायलिसिस कराना पड़ता है। समझ गए? कितने लोगों को ये पता है कि किडनी में क्या पाया जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है? सेल। जैसे हमारे बॉडी में सबसे छोटी इकाई, एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल इकाई कौन सी है? सेल है ना। ऐसे किडनी में कौन सी होती है सबसे छोटी इकाई? नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन ही जो है हमारे बॉडी का बैलेंस बनाते हैं, यही सब छानते हैं। समझ गए ना, नेफ्रॉन। ब्रेन में सबसे कौन सी होती है? न्यूरॉन, ठीक है। इस तरह से डायलिसिस के मरीज होते हैं, ठीक। सबसे ज्यादा इस समय डायलिसिस के जो मरीज बढ़ रहे हैं वो पोस्टपार्टम सेप्सिस। क्या? पोस्टपार्टम या पोस्ट ऑपरेटिव सेप्सिस, पोस्ट ऑपरेटिव सेप्सिस या आफ्टर एलएसीएस, सबसे ज्यादा केस इस समय देखने को मिल रहे हैं। क्यों एलएसीएस हो रहा है? साफ सफाई है नहीं, कोई रूल फॉलो हो नहीं रहा है, ऐसा अनाप शनाप ऑपरेशन हो जाता है, सेप्सिस बढ़ जाता है ना। तो क्या होता है? किडनी सीधा डैमेज होती है। समझ गए? ऐसे कई सारे पेशेंट अब तक आ चुके हैं कि जिनकी किडनी आफ्टर सीजर यानी एलएसीएस, ठीक है, किडनी खराब और पेशेंट सीधा एक्यूट एआरएफ में जाता है, ठीक है। और उसके बाद में किडनी उसकी डैमेज हो जाती है, इम्पेयरमेंट में जाती है। उसके बाद में बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है तो क्या होते हैं, हमारे जो बॉडी में जो हमारे ब्लड में क्या पाए जाते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, है ना, जैसे सोडियम पोटेशियम सारी चीजें पाई जाती है ना, ये सब डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या किसी को ये बात पता है कि हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो क्या है? बॉडी बैलेंस पढ़ना, बैलेंस और इम्बैलेंस, है ना। बैलेंस क्या है कि एक तरफ धनायन होते हैं और दूसरी तरफ ऋणायन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एक तो इसको बोलते हैं कैटायन और एक को बोलते हैं एनायन। समझ गए ना। कैटायन क्या है? कैटायन में जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सारी चीजें क्या है? कैटायन है।
एनायन में क्या है, जैसे क्लोराइड है, फास्फेट है, बाइकार्बोनेट है, ये सब चीजें क्या है, सल्फेट है, ये सब क्या है, निगेटिव चार्ज वाले हैं। क्या है, निगेटिव। तो एक बात ये जरूरी है कि हमारे बॉडी जो बैलेंस है, दोनों तराजू में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बैलेंस बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बैलेंस बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में नॉर्मल सोडियम का लेवल कितना होता है, 140। कितना होता है, 140। ऐसे इधर क्लोराइड का कितना होता है नॉर्मल, 104। कितना होता है, 104। ठीक। और ठीक। तो ऐसे इधर मान लीजिए पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 4। ठीक। और कैल्शियम का कितना होता है, करीब 9। ठीक। और ऐसे जो है सभी का वैल्यू नॉर्मल होता है। अब एक चीज देखना जरूरी ये होता है कि हमारा सेल है, ये मान लीजिए एक सेल है। ठीक। तो सेल के बाहर, सेल के बाहर क्या होता है सबसे ज्यादा, सेल के बाहर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सोडियम। क्या पाया जाता है, सोडियम। और सेल के अंदर क्या पाया जाता है, पोटेशियम। क्या पाया जाता है, पोटेशियम। तो सबसे ज्यादा सेल के बाहर क्या पाया गया, सोडियम। सोडियम भी क्या है, कैटायन है ना, लेकिन ये कहाँ पे है, सेल के बाहर है। पोटेशियम भी क्या है, कैटायन है, लेकिन ये कहाँ है, सेल के अंदर है। तो सबसे ज्यादा क्या पाया गया, सोडियम जो सेल के बाहर है, और सबसे ज्यादा सेल के अंदर पोटेशियम। दोनों कैटायन है, दोनों सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। अब आता है मैग्नीशियम। सेल के अंदर सबसे ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम सेल के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही। तो ये क्या है, ये भी कैटायन है। क्या है, कैटायन है। ठीक। तो ये सेकेंड मोस्ट कह सकते हैं, सेकेंड मोस्ट जो है इंट्रासेलुलर एलिमेंट होता है ये। ठीक। तो ऐसे ही जब हमारा बॉडी है जो बैलेंस करता है, वो ऐसे ही करता है। अब मान लीजिए फ्लूइड जो है सबसे ज्यादा यहाँ आकर के बाहर, सेल के बाहर एक्युमुलेशन हो जाए, जमा हो जाए, ढेर सारा जो है इसमें फ्लूइड में हो जाए। तो फ्लूइड में क्या क्या होता है, फ्लूइड में सभी तत्व होते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ठीक। तो ये सब बाहर ही रह जाएंगे, तो क्या होता है कि फ्यूजन होता है। फ्यूजन जानते हो,